नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जानिए 2026 में क्रूर और पापी ग्रह मंगल, शनि, राहु और केतु की सटीक भविष्यवाणी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। जी हां, अमूमन हर कोई अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहता है और ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको साल 2026 में उन क्रूर ग्रहों के बारे में बताएंगे जो आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। 2026 में शनि, मंगल, राहु, केतु 2026 में आपको फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान, सुख देंगे या दुख, खुशियां देंगे या परेशानियां, ये आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए 2026 में क्रूर ग्रहों से जुड़ी सबसे सही और सटीक भविष्यवाणी के लिए। तो चलिए और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। 2026 में मंगल का गोचर किस राशि में होगा और बाकी राशि वालों पर अपना कैसा असर दिखाएगा, आइए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जब जरा सा भी आपका इंटरेस्ट हो तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये चार ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये चार ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य और मंगल ये दो ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। सूर्य और मंगल ये दो ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और शनि, राहु और केतु ये तीन ग्रह पापक ग्रह माने जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन क्रूर ग्रह है, कौन पाप ग्रह है, कौन शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र हैं। क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल हैं और पापक ग्रह शनि, राहु और केतु हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि शनि पापक ग्रह है तो हर समय बुरा ही होगा, मंगल क्रूर ग्रह है तो हर समय बुरा होगा, सूर्य क्रूर ग्रह है तो हर समय बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फलादेश के ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग नियम बनाए गए हैं और इसके लिए बहुत सी बातें होती हैं। राहु पापक ग्रह होते हुए भी अपार धन संपदा, सुख संपदा को देने वाला होता है। मंगल अपनी उच्च राशि में, तुला राशि में उच्च नवांशक में बैठकर चक्रवर्ती राजा बना देता है। तो कहने का मतलब कि सभी ग्रह खराब नहीं होते, सभी ग्रह अच्छे नहीं होते और शुभ ग्रह भी बुरा प्रभाव जीवन में देते हैं अगर वो अशुभ भावों के स्वामी हो जाएं या पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाएं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस साल 16 जनवरी 2026 को मंगल का मकर राशि में गोचर होगा। 23 फरवरी 2026 को मंगल का कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा। 2 अप्रैल 2026 को मंगल का मीन राशि में गोचर हो जाएगा। 11 मई 2026 को मंगल का मेष राशि में गोचर हो जाएगा। 21 जून 2026 को मंगल का वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा। 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में गोचर हो जाएगा। 18 सितंबर 2026 को मंगल का कर्क राशि में गोचर हो जाएगा। 12 नवंबर 2026 को मंगल का सिंह राशि में गोचर हो जाएगा और 2 मई 2026 को कुल 182 दिनों के लिए मंगल उदय होगा। 2 मई 2026 तक मंगल अस्त रहेगा। 2026 में मंगल वक्री नहीं होगा। 2026 में मंगल का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। 11 मई 2026 को मंगल का मेष राशि में प्रवेश होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी। आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 21 जून 2026 को मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा। मंगल का वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर मध्यम है। अग्नि और विस्फोटक चीज़ों से आपको बचना होगा। अपने आचरण और विचारों और खान पान का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको पूरे साल नीम की दातून करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में मंगल का गोचर मिथुन राशि से लेकर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 2026 में मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। 2 अगस्त 2026 को मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश होगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है,
लेकिन अनचाही यात्राएं और अनिद्रा से परेशानी होगी। संभल कर बोले, आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है। गाय को या किसी गौशाले में जाकर के गायों को गुड़ खिलाना चाहिए। 2026 में मंगल का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए तो अशुभ है, क्योंकि ये मंगल की नीच राशि है। इसमें मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। आपको वाहन संभल कर चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। भाग दौड़ बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का मनचाहा फल नहीं मिलेगा। संपत्ति को लेकर भी विवाद हो सकता है। मसूर की दाल का दान करें। 2026 में मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। 12 नवंबर 2026 को मंगल का सिंह राशि में प्रवेश होगा। विवादित संपत्ति खरीदने से बचना होगा। सुहागन इस महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दें। 2026 में मंगल का गोचर कन्या राशि वालों को मिला जुला प्रभाव देगा। उत्तेजना और क्रोध में आकर कोई फैसला ना करें। शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगाएं। 2026 में मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, मध्यम फलदायी है। कारोबार से जुड़े फैसले संभल कर लें। साल 2026 में मंगल के कारण छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। उपाय: बंदर को केला खिलाएं, गुड़ खिलाएं और हो सके तो भीगे हुए चने और गुड़ भी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले हमारे एक दर्शक गाजियाबाद से सुदेश जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। गाजियाबाद से सुदेश शर्मा बोल रही हूँ जी। बड़े बेटे के डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1998। टाइम है 6:25 दिन की। उसका जन्म स्थान है हिमाचल का कांगड़ा का। पंडित जी उसके बारे में उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ, और उसका आगे जो है नौकरी का और शादी के बारे में। और छोटे बेटे का जो है टाइम है 14 अगस्त 2003। टाइम है उसका 11:15 गाजियाबाद का है। पंडित जी उसका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक नहीं रह रहा है। आगे उसके नौकरी के बारे में भी कोई समझ नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा है, बड़ा बेटा आपका 27 साल का हो गया है। और सुदेश, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पुत्र भाव के स्वामी से छठे भाव में सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपके बड़े बेटे का भी स्वास्थ्य हर समय अच्छा नहीं रहता है। शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है। हल्का फुल्का बुखार की भी स्थिति बनती है और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। इसलिए बहुत अच्छा ट्रांजिट न होने के कारण, बहुत अच्छा ग्रह गोचर न होने के कारण जीवन में अभी इनको सफलता वो नहीं मिल पा रही है जिस सफलता के हकदार हैं। रही बात विवाह की, तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि अभी बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर पंचम नवम चल रही है। अगर आप मन बनाएंगी तो 2026 में विवाह हो सकता है। छोटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके भाव का स्वामी सूर्य है और उससे छठे भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि का स्नेह दृष्टि से इत्साल हो रहा है। इसको पेट से संबंधित समस्याएं हर समय बनी रहती हैं। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, कमजोरी महसूस करता है। अगर ये शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और जहाँ तक नौकरी की बात है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि दसम भाव का स्वामी शुक्र चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर नौकरी लगने की संभावना हो गई है, लेकिन उसके पहले अगर इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तभी ये नौकरी ठीक से कर पाएगा। इसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हनुमान जी की उपासना और सुंदरकांड का पाठ, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक रिया अयोध्या से जुड़ चुकी है। रिया, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। आपसे एक बार बात हुई थी, आपने बताया था कि आपका तलाक हो गया पंडित जी। अब दूसरी शादी कब होगी और किस नाम लड़के से होगी पंडित जी? और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा? और पास होगा कि दूर होगा पंडित जी?
विवाह होने का योग तो बना हुआ है बेटा। 2026 में अप्रैल मई तक विवाह आपका हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। लेकिन लड़के का नाम बता पाना तो ये बड़ा असंभव है। अगर मैं लड़के का नाम बता दिया और वही पकड़कर आप बैठ गई तो शायद शादी होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर इतना मुझे आता कि मैं लड़के का नाम बता देता, लड़के का गांव बता देता, लड़के का घर बता देता, तो लोगों को फिर शादी विवाह .com में जाने की ज़रूरत क्या थी, सब कुछ मैं कर देता। अरे हाँ, ये बात ज्योतिष से पता चल जाती है कि विवाह होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस दिशा में होगा, इतनी ही बातें ज्योतिष से पता चलती हैं। कैसे कुल में होगा, कैसा परिवार होगा, ये सब बातें पता चलती हैं। लेकिन लड़के का नाम, लड़के का गांव, लड़के के पिता का नाम, ये सब चीज़ें ज्योतिष से कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो पाखंड कर रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके विवाह का संयोग अगले 45 दिन से 90 दिन के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आपको नित्य दुर्गा चालीसा के 10 पाठ करने होंगे। 100 दिनों तक लगातार दुर्गा चालीसा के 100 पाठ करेंगे, क्योंकि पुनर्भू योग का मतलब कि तब समाधान होगा। एक बार विवाह हो गया है, उस दोष को मिटाने के लिए 10 पाठ दुर्गा चालीसा का 100 दिनों तक अगर आप लगातार निष्ठापूर्वक करेंगी तो जो पुनर्भू दोष है, जो एक बार विवाह हो गया है उसका जो दोष है, वो दोष मिट जाएगा और आपके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। लेकिन अगर आप उपाय न करें तो विवाह में विलंब भी हो सकता है और विवाह में देरी भी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में मंगल का गोचर वृश्चिक राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इनको मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। 2026 में मंगल का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक एवरेज है। मंगल आपके आसपास का माहौल बिगाड़ सकता है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, विवादों से बचना होगा। आपको चाहिए कि जब भी आपको अवसर मिले, जब शिववास हो या किसी शिवालय में जाकर के कभी भी शिवलिंग का जल, दूध, गन्ने के रस, शहद, घी और दही से रुद्राभिषेक करें। 2026 में मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए औसत से बेहतर रहने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी। वैवाहिक जीवन में भी सावधान रहने की जरूरत है। हर मंगलवार गुड़ का दान करें। 2026 में मंगल का गोचर मकर राशि वालों के लिए मध्यम फल देने वाला होगा। 16 जनवरी 2026 को मंगल का मकर राशि में प्रवेश होगा और 23 फरवरी 2026 तक मंगल मकर राशि में ही रहेंगे। मामूली मुश्किलों के बाद संपत्ति और गाड़ी का सुख मिल पाएगा। उपाय, अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। 2026 में मंगल का गोचर कुंभ राशि वालों को शुभ परिणाम दे सकता है। 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2 अप्रैल 2026 तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे। तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए। 2026 में मंगल का गोचर मीन राशि वालों को अशुभ प्रभाव दे सकता है। 2 अप्रैल 2026 को मंगल का मीन राशि में प्रवेश होगा। चोट लगने की संभावना है। परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक मुंबई से हरलीन जुड़ चुकी हैं। हरलीन, आप पंडित जी से सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। चरण स्पर्श पंडित जी। सुखी रहिए। गुड मॉर्निंग मैम। पंडित जी, मेरा जन्म साल 2008 है। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो मेरे अपने बारे में कि आपने मुझे MBA तो करने बोला है, लेकिन पंडित जी हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं MBA कर सकूं। और मतलब मुझे फिर मैनेजमेंट किस क्षेत्र में करना चाहिए, बिजनेस में या फिर होटल में। और दूसरा प्रश्न पिताजी के लिए कि उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है और धन आ तो रहा है लेकिन बहुत सारे कामों में ऐसे ही जा रहा है, तो उनके बिजनेस में तरक्की हो उसके लिए कोई उपाय बताइए पंडित जी। देखिए हरलीन, ऐसा है बेटा कि आपने जो प्रश्न पूछा है अपने एजुकेशन के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पंचम भाव में सूर्य बुध मंगल की स्थिति है। सूर्य बुध मंगल की स्थिति है और मंगल उसका स्वामी है। आपको पढ़ाई तो मैनेजमेंट की ही करना चाहिए।
क्योंकि बृहस्पति आपके प्रश्नकाल में है, कर्क लग्न में है। मैनेजमेंट की ही पढ़ाई आपके लिए अच्छी होगी। और चूंकि बुध और बृहस्पति दोनों का पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल है, इसलिए आप होटल मैनेजमेंट और एचआर दोनों में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। रही बात आपके पिताजी की, तो इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी बनता है बुध और उससे आजीविका भाव का स्वामी बनता है बृहस्पति। पिताजी मेहनत तो खूब करते हैं, काम भी करते हैं, बेचारे कमाते भी हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में परेशान हो जाते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप उनको सहयोग कर सकें, तो आप चूँकि कन्या हैं, अविवाहित हैं, इसलिए आप अगर ये उपाय करेंगी तो उपाय रामबाण साबित होगा। आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम को पाठ करिए। महालक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दिया जलाइए और महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि आपके घर के दशा और दिशा को बदलने के लिए माता आशीर्वाद दें। अगर ये उपाय आपने कंटिन्यू शुरू कर दिया और 1 साल तक ये उपाय आपने कर दिया, तो आप विश्वास मानिए आपके पिताजी के पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएगा, घर की स्थिति बदल जाएगी और घर में सुख शांति आ जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में कब कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा, क्या है भारत में दिखाई देगा, साथ ही ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित। 17 फरवरी 2026 को पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। अर्थात इस सूर्य ग्रहण का भारत में कोई महत्व नहीं होगा। 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, अर्थात इसका भी कोई मतलब भारत में नहीं है। 3 मार्च 2026 को पहला आंशिक खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा। इसका पातक सूतक माना जाएगा। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण परिवार और वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकता है। छोटे छोटे मतभेद परेशान कर सकते हैं। धैर्य रखना जरूरी होगा। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और तनाव बढ़ने से परेशानी होगी। कारोबार और नौकरी में अनिश्चितता में वृद्धि हो सकती है। ग्रहण के समय कोई भी नया और बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, अर्थात इसकी कोई मान्यता भारत में नहीं होगी, न इसका कोई सूतक पातक लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक और दर्शक ख्याति गुजरात से जुड़ चुकी है। ख्याति, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम ख्याति अग्रवाल है। जन्म तारीख है 11 जून 2001, 7:26। पंडित जी, मैंने आपके एपिसोड के माध्यम से सुना था कि मैं 7 रत्न का रुद्राक्ष धारण कर सकती हूँ। तो रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है और 14 रत्न भी क्या उसके साथ धारण कर सकती हूँ? पंडित जी, 108 की जो माला होती है रुद्राक्ष की, उसमें कौन से रत्न का रुद्राक्ष होता है, कितने कितने रत्न का रुद्राक्ष होता है, वो भी मुझे कृपया करके बताइए। और मेरा वीजा भी रिजेक्ट हो गया पंडित जी, तो मेरा वीजा आ जाएगा? और मेरे पिता के बारे में एक प्रश्न है। उनका नाम सुभाष अग्रवाल है। उनकी जन्म तारीख है 9 मार्च 1965 और उनका काम आपने बोला था वो नया काम कर सकते हैं। अभी वो छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी का वो काम का भी कैसा रहेगा, कृपया करके बताइए। पहली बात तो ये जान लो कि रुद्राक्ष में कोई रतन नहीं होता है। रुद्राक्ष जो होता है वो मुखी होता है। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी। 1 मुखी रुद्राक्ष और 1 मुखी आदमी इस कलिकाल में मिलना ही मुश्किल है। मतलब 1 मुखी असली रुद्राक्ष मिल जाए या जो ऐसा आदमी मिल जाए जो कहे वही करे, ऐसा आदमी भी बहुत मुश्किल है मिलना, और ऐसा रुद्राक्ष भी मिलना बहुत मुश्किल है। 1 मुखी रुद्राक्ष के नाम पर सब व्यापार हो रहा है, कोई 1 मुखी रुद्राक्ष असली मिलने वाला नहीं है। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए, 3 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए, 4 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष
राहु केतु के लिए, और 8 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए धारण किया जाता है। तो रुद्राक्ष की संख्या जो होती है माला पहनने वाली, वो 109 संख्या होती है। रुद्राक्ष का रत्नों से कोई लेना देना नहीं है। रुद्राक्ष और रत्न दोनों बातें बहुत दूर दूर एक साथ नहीं रहती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप महिला हैं तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जहाँ तक वीजा रिजेक्ट की बात है, तो 9वें भाव का स्वामी बुध स्थिर राशि में बैठा हुआ है, अभी भी वीजा रिजेक्ट होगा, अभी भी आपके विदेश जाने का योग नहीं बना हुआ है, क्योंकि स्थिर स्वदेशी बहुभाग्युक्ता स्थिर ग्रह भूर धनानितश्चात, स्थिर राशि में अगर गमन भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसे लोगों का परदेश गमन नहीं होता है। अगर ये आप अपना गमन चाहती हैं तो अप्रैल के बाद अब ट्राई कीजिएगा, अप्रैल के पहले ट्राई करके निराश मत होइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज लगातार चर्चा कर रहे हैं पंडित जी कि क्रूर ग्रह और पापी ग्रह से आपको कैसे क्या उपाय करना है, और खासतौर पर 2026 में किन राशि में ये प्रवेश करेंगे। पंडित जी, आज हम महत्वपूर्ण चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन एक मुझे लगता है दर्शकों के जहन में भी सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि मैं तब आप बता रहे हैं मेरे जहन में एक सवाल आया, क्रूर ग्रह की बात करें और पापी ग्रहों की, ये 9 ग्रहों में कैसे ये कैटेगराइज किया गया कि ये क्रूर ग्रह होंगे, ये पापी ग्रह होंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा? अब इसका लॉजिक जानने के लिए तो मुझे पाराशर बनना पड़ेगा, या ज्योतिष के जो 18 प्रणेता हैं वो बनना पड़ेगा, और वो मैं हूँ नहीं जी। मैंने अपने शास्त्रों का अवलोकन किया है, अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। उन शास्त्रों में लिखा गया है कि मतलब कि ये पापक ग्रह, ये शुभ ग्रह, जी जी। और उसी बात को, वेद की बात को, शास्त्र की बात की, पुराण की बात को मैं बताता हूँ। अब आप ये कहिए कि पोटेशियम साइनाइड जहर बहुत तगड़ा होता है पंडित जी, आप उसका ज़रा स्वाद बताइए। तो आज तक पोटेशियम साइनाइड का स्वाद दुनिया में कोई बता नहीं पाया। 2-4 लोगों ने इसको स्वाद को जानने की कोशिश की तो पहली बूंद में ही मर गए। यस लिख पाए, दूसरा लिख ही नहीं पाए, केवल यस लिख पाए। अब यस से स्वीट भी होता है, यस से साल्ट भी होता है। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को एक बार बता ही दीजिए, पापी ग्रह कौन सा होता है, क्रूर ग्रह कौन सा, शुभ ग्रह एक बार। हाँ, शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र हैं। जी जी। और क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल हैं जी और पापक ग्रह शनि, राहु और केतु हैं। जी जी ये तीनों पापक ग्रह हैं। जी। लेकिन इसमें केतु एक ऐसा ग्रह है जो कभी कभी शुभ प्रभाव में हो करके और ये पापी ग्रह नहीं रह जाता है, ये शुभ फल देने लगता है जी। इसका मतलब बस इतना ही है जी। तो हमारे एक और दर्शक सीमा यमुनानगर से जुड़ चुकी हैं। सीमा, आप सवाल पूछिए पंडित जी। हाँ जी, राम राम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। हाँ पंडित जी, आपके आशीर्वाद से और मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया। आपने कहा था कि मतलब कि दिसंबर में उसकी शादी हो जाएगी और उसकी दिसंबर में शादी है। और पंडित जी बस उसकी शादी सही तरीके से सबसे अच्छी रहे, इसके लिए आप आशीर्वाद दें। और उसका आगे से भविष्य 8 जून 1995 तक डेट ऑफ बर्थ है, उसका आगे का मैरिज लाइफ कैसी रहेगी पंडित जी? बहुत अच्छी मैरिज लाइफ रहेगी, बहुत अच्छा विवाह हो जाएगा, बहुत धूमधाम से विवाह हो जाएगा, कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। आपके पुत्र का अब भाग्योदय हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आपको हर सोमवार शिव मंदिर जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और घर की सलामती के लिए एक घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो कुछ गुड़, चीनी, पेड़ा, बर्फी, इसका प्रसाद किसी पत्ते पर रख करके या पान के पत्ते पर रख करके शिवलिंग के पास चढ़ाना चाहिए। ये सब उपाय अगर आप करना शुरू कर दें तो आपके घर में हर समय रौनक बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में कौन से क्रूर और पापी ग्रह आपके भाग्य को खराब कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि ग्रह की। 2026 में शनि ग्रह कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे, साथ ही शनिदेव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शनिदेव के बारे में महर्षि पाराशर अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कारक प्रकरण में लिखते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनिदेव की दृष्टि ऐसी है कि इनकी दृष्टि जहाँ जिस भाव पर पड़ती है, जिस वस्तु पर पड़ती है,
वो चीज़ नष्ट हो जाती है। ऐसा आज से नहीं, ऐसा जब से शनि की उत्पत्ति हुई है तब से। इसीलिए शनिदेव और इनके पिता सूर्य का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। और ज्योतिष में तो यहाँ तक कहा जाता है कि शनि की दृष्टि अगर सूर्य पर हो जाए या शनि की युति सूर्य के साथ हो जाए तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि शनि देव ग्रहों में सबसे अधिक एक राशि में रहने वाले हैं। ये 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और 2.5 वर्ष के बाद ही ये राशि बदलते हैं। तो 2026 में शनिदेव अपनी राशि नहीं बदल रहे हैं, अर्थात ये अगर मीन राशि में हैं तो मीन राशि में ही पूरे 2026 में ये रहेंगे। 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक शनि कुल 40 दिनों के लिए अस्त होंगे। अस्त कैसे होते हैं? जब सूर्य से 9 डिग्री के अंतर पर हो जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक कुल 138 दिनों के लिए शनि बकरी रहेंगे। एक बात आप जान लीजिए, शनि जब भी बकरी होते हैं तो 138 दिनों के लिए ही होते हैं, कम दिनों के लिए नहीं होते हैं। ये 4 महीने 18 दिन के लिए ही बकरी होते हैं, चाहे 1982 में हुए हों और चाहे 2025 में हो रहे हैं। शनि के गोचर का प्रभाव सभी राशि वालों पर कैसा पड़ेगा, ये सब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। अगर आपके पास कागज कलम उपलब्ध हो तो आप अपने राशि का नोट कर सकते हैं, ये आपके काम आएगा। 2026 में शनि का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 की मध्यम ढैया है, मध्यम 7.5 है, मध्य की 7.5 है। खर्च बढ़ेंगे, लापरवाही सेहत पर भारी पड़ेगी, भाग्य चुनौतियां देगा। उपाय: पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें। 2026 में शनि का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक हो सकता है। अटके काम पूरे हो सकते हैं, सफलता मिलेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। किसी दिव्यांग को भोजन कराना चाहिए। 2026 में शनि का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रिश्ते मजबूत होंगे, खर्च कम होगा, मेहनत रंग लाएगी। शनिवार को काला कंबल किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना चाहिए। 2026 में शनि का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मामूली रुकावट ला सकता है। पिता को रोक दे सकता है, काम में रुकावट आ सकती है, भाई बहन से मतभेद संभव हैं। पीपल का 8 पेड़ लगाएं, 8 पेड़ों की 40 दिनों तक देखभाल करें। 2026 में शनि का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम है। ये मध्यम इसलिए है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कुछ न कुछ बुरा प्रभाव तो पड़ेगा, चाहे आप जितने भी अच्छे इंसान हैं, चाहे आप जितना ही धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया है। शनि आपकी परीक्षा भी लेंगे, काम में रुकावटें भी आएंगी, रिश्तों में कड़वाहट भी आ सकती है। इसके लिए मेरा सुझाव आपके लिए है कि आपको शनिवार को अपने घर में सुंदरकांड का हनुमान जी के चित्र के सामने पाठ करना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। और साबुत काली उड़द का दान भी किसी जरूरतमंद को आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। मंजू, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहिए। मैं मध्य प्रदेश से मंजू बोल रही हूँ जी। मैंने बेटी के बारे में पूछना था। मेरी बेटी का बर्थ है 18 अप्रैल 2001 सुबह 8:15 बजे। इसकी नौकरी और विवाह के बारे में पूछना था। नौकरी के लिए तो बिल्कुल चिंता मत करो। नौकरी का योग तो शीघ्रता के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
ज़्यादा विलम्ब नहीं है, अभी वो 24 साल की हुई है, 26वें साल में उसे नौकरी मिल जाएगी। शिक्षा, बैंकिंग से जुड़े हुए नौकरियों के लिए उसको प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह का भी संयोग बना हुआ है। अभी तुम लोग प्रयास नहीं कर रहे हो, अभी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 के नवंबर दिसंबर तक कहीं न कहीं इसका रिश्ता तय हो जाएगा। विवाह होने में भले 2-4 महीने की देर हो, लेकिन अगले साल 2026 के नवंबर दिसंबर तक इसका रिश्ता तय हो जाएगा। बहुत अच्छे और संभ्रांत परिवार में इसका विवाह होगा, बहुत अच्छा इसका रिश्ता होगा। लेकिन इसको बोलो कि ये 2 काम करे। एक काम तो ये करे कि 1 पाव मूंग पानी में भिगोकर मंगलवार को रखे, बुधवार को पानी में से वो मूंग निकाल करके उसे केले के पत्ते पर रख करके किसी गाय को खिलाए। बुधवार को सुबह 17 बुधवार ये उपाय करे नौकरी के लिए। और विवाह के लिए बृहस्पतिवार के दिन नहा करके पूरे पीले कपड़े पहने और पीले कपड़े पहनकर केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले, केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाए और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ केले के पेड़ के नीचे रखे। थोड़ी देर बाद उसको किसी गाय को खिला सकती है। और हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत करे और बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़े। ये उपाय अगर ये 16 बृहस्पतिवार कर लेगी तो फिर इसका दाम्पत्य जीवन भी स्मूथ हो जाएगा। और नौकरी की जहाँ तक बात है, 17 बुधवार गाय को हरी मूंग खिलाने से नौकरी का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसे टीचर या बैंकिंग के जॉब की दोनों की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं दोनों में इसको प्रयास भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में शनि का गोचर कन्या राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही शनिदेव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 2026 में शनि का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम है, ना अच्छा है ना बुरा है। वैचारिक मतभेद और कर्ज ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। ऐसे में आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे जा करके पंजीरी बना करके और उसे चींटियों के लिए डालना चाहिए। और 2026 में शनि का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए सफलतादायक हो सकता है, क्योंकि तुला राशि शनि की उच्च राशि है। विद्यार्थी, नौकरी पेशा, कारोबारियों को लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में मेहनत का फल प्राप्त होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 2026 में शनि का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समस्याएं लेकर आ सकता है। पेट में तकलीफ, संतान की सेहत कमजोर हो सकती है, रिश्तों की परीक्षा होगी। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें। एक बात जान लीजिए, शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा जो उपाय मैंने जीवन में जाना है वो ये है कि किसी दीनहीन अपमानित व्यक्ति को आप सम्मान दीजिए और उसकी मदद करिए। अनाथ की मदद करना ही शनिदेव की प्रसन्नता का मूल कारण है। और जो व्यक्ति पाप नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों को सताता नहीं, जो व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और परोपकारमय जिसका जीवन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया हो और चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, शनिदेव कभी उस व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते। ये शनिदेव आपके पुराने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के ही आते हैं। और यदि आपने किसी को सताया है, किसी का हक छीना है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो शनिदेव के आने पर उसका हिसाब किताब बहुत कायदे से हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। ये शनिदेव दुखियों के मुखिया हैं, ये बात समझ लीजिएगा। अगर दुखिया ने रोया और शनिदेव ने सुना तो फिर आपकी ऐसी तैसी कर देंगे कि आप अपने को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कभी किसी निर्बल, निर्धन, दिव्यांग
ऐसे किसी व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, उनके मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं, उन्हें तिरस्कृत और अपमानित न करें, ये बात ध्यान रखें। 2026 में शनि का गोचर धनु राशि वालों के जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो सुख में भी कमी आ सकती है और स्वास्थ्य की भी समस्याएं हो सकती हैं। विरोधियों से तकलीफ हो सकती है, कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। तो भैया रोज एक तो आपको सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, और दूसरी बात पीपल के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा हो सके तो आपको वाल्मीकि रामायण का जो सुंदरकांड है, उस वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का 7 शनिवार पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। 2026 में शनि का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए तो मध्यम रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि जो है ये शनि देव की स्वयं की राशि है। अक्सर मकर, कुंभ और तुला, इन 3 राशियों पर शनिदेव का बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों राशियां शनिदेव की राशियां हैं, और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। तुला राशि में 20 डिग्री पर शनिदेव परमोच्चांशक में होते हैं। जिसकी भी कुंडली में शनि 20 डिग्री पर हो और अच्छी अवस्था में हो, केंद्र में हो, भाग्य स्थान में हो, तृतीय भाव में हो, एकादश भाव में हो, छठे भाव में हो, तो उसको राजा बनाता है। ऐसा व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बनता है, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। आज के परिभाषा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मकर राशि के जातकों के लिए मध्यम से अच्छाई की ओर बढ़ेगा, लेकिन आलस्य बढ़ाएगा। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, भाई बहनों से संपत्ति के लिए विवाद हो सकता है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, इमरती खिलानी चाहिए। 2026 में शनि का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए वाणी में कड़वाहट लाएगा। अब 7.5 का अंतिम चरण है आपके ऊपर। रिश्तों में भी मामूली अनबन होने की संभावना है। तो आपको तो शनिवार को सरसों के तेल का 7 दिया पीपल के नीचे जलाना चाहिए, और हर दिए के नीचे 1 पान का पत्ता, 1 बतासा और 1 रुपए का सिक्का भी रखना चाहिए, और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय कम से कम 7 शनिवार आपको करना चाहिए, तब शनि के उतरती हुई 7.5 का बैड इफेक्ट आपके ऊपर से समाप्त होगा। 2026 में शनि का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए जीवन की बड़ी सीख देकर जाएगा। पिछली, अब आपके ऊपर भी 7.5 है, पिछली गलतियों से आपको सीखना होगा। कारोबारियों के जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि मध्य भाग का 7.5 है। तो काले तिल और साबुत उड़द का दान करिए। हो सके तो ज़रूरतमंदों के लिए लंगर लगवाइए। और लंगर लगवाने में क्या करेंगे आप? कचौड़ी सब्जी के साथ काला गुलाब जामुन और उड़द के दाल की खिचड़ी, ये आप बिना किसी का भेदभाव किए जो भी आदमी लंगर में आ जाए उसे खिलाइए। लेकिन लंगर लगाने का बोर्ड मत लगाइए, लंगर लगाने का अपना नाम मत प्रचलित कीजिए। गुप्त रूप से इस लंगर का आयोजन करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मंगल और शनि के बाद अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। क्या 2026 में राहु अपनी राशि बदलेंगे? साल 2026 में राहु मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों के जीवन पर अपना कैसा असर दिखाएंगे, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 महीने से राहु कुंभ राशि में थे और 2026 के अंत में कुंभ राशि वालों को राहत मिलेगी। 2026 में राहु का गोचर मेष राशि के लिए काम पर ध्यान देने और विवादों से दूरी बनाने का है। मंदिर में 1.25 किलो उड़द दान करें। 2026 में राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के रिश्तों में उतार चढ़ाव लाएगा। बजरंग बाण का पाठ करें। 2026 में राहु का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ नहीं है, सावधान रहना होगा।
संभल कर फैसले लेने होंगे। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना होगा। 2026 में राहु का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम, लेकिन जीवन साथी से रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नागकेसर का पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। 2026 में राहु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ है। अचानक समस्याएं आएंगी, लेकिन अचानक खत्म भी हो जाएंगी। शनिवार को काले तिल दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में राहु का गोचर कन्या राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इनको राहु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 2026 में राहु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। आप गलत संगत में जा सकते हैं। आप नशा और एडिक्शन की तरफ आपकी लत लग सकती है। अगर आपकी कन्या राशि है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, नशा आपके नाश का कारण बन जाएगा। जो गोचर है इस समय कुंभ राशि का, और जो आपकी कन्या राशि है 8वीं राशि है, अगर आपने एडिक्शन की तरफ जरा सा भी हाथ बढ़ाया तो पूरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। और आपकी केवल नहीं नर्क होगी, पूरे परिवार को आप बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए आप अपनी जीभ पर, अपने दिमाग पर पूरा काबू रखिए और ऐसे लोगों के साथ अपना उठना बैठना छोड़ दीजिए जो किसी प्रकार के एडिक्शन में हैं, जो कोई नशा करते हैं। ऐसे लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, टेलीफोन पे बात करना, उनके साथ घूमना टहलना बंद कर दीजिए, वरना आप अपने बर्बादी के कारण खुद बनेंगे। जानते हैं, आदमी अपनी करतूत से दुख पाता है। 95% आदमी अपनी करतूत से दुख पाता है। 5% प्रारब्ध के वशीभूत। जैसे आप जा रहे हैं, मेट्रो का पूरा ऊपर का प्लेटफार्म गिर गया आपके ऊपर, आप मर गए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये आपका प्रारब्ध है। आप जा रहे हैं, ट्रक तेज गति से आया, आपके ऊपर चढ़ गया, ये आपका प्रारब्ध है। आप जा रहे हैं, कोई सांड दौड़ता हुआ आया, आपको उसने धक्का मार के गिरा के आपको विकलांग कर दिया, ये आपका प्रारब्ध है। लेकिन जानबूझकर आप नशा करिए, सट्टा करिए, चरित्रहीनता करिए, उचक्कागिरी करिए, फ्रॉड करिए, और उसका अगर आपको दुख मिले तो आप ये कहिए कि भगवान नाराज हो गया है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। इसी पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। फंसोगे अपने गलती से और दोष दोगे भगवान को, दोष दोगे किस्मत को, दोष दोगे दुनिया को कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, इतना गलत तो मेरे साथ कभी नहीं। अरे तुमने किया क्या है ये भी तो सोच लो। इस जिंदगी में आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं, पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से पूरा एकदम धर्म में आप जीवन जियो, और 2 मिनट के लिए कोई ऐसी गलती कर दो जो कानून के निगाह में जुर्म हो, तो आपके पूरे जीवन की तपस्या नष्ट हो गई। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम संभल संभल कर और फूंक फूंक कर चलने की आवश्यकता है। जिंदगी में सफलता का मापदंड ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमा लिया। जिंदगी में सफलता का मापदंड ये नहीं है कि आप कितने ऊंचाई पर चले गए। जिंदगी में सफलता का ये भी मापदंड नहीं है कि आप कितने बड़े अधिकारी हैं, बल्कि जिंदगी में सफलता का मापदंड ये है कि आपने समाज को और परिवार के अपने रिश्तों को कैसे संभाला है। आपके परिवार का रिश्ता और आपका समाज का रिश्ता आपके साथ कितना व्यवस्थित है, आपके सफलता का मूल्यांकन ये होगा। तो गलत संगत और गलत आदत कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बुरा होने वाला है। ओम रांग राहवे नमः का आपको 10 माला रोज जप करना चाहिए। 2026 में राहु का गोचर जब तुला राशि में होगा तो ये मध्यम फलदायी है।
किसी भी कारण से परिवार से दूरी संभव हो सकती है। आपको नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, नवरात्र के पूरे व्रत करना चाहिए और हो सके तो देवियों के किसी स्थान में जाकर के भी पूजा पाठ करना चाहिए। 2026 में राहु का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ है। 2 रंग वाला कंबल आपको दान करना चाहिए। 2026 में राहु का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए औसत है। परिवार, धन और सेहत पर ध्यान देना होगा। मछलियों को दाने डालें। 2026 में राहु का गोचर मकर राशि वालों के लिए औसत से शुभता की ओर है। वैवाहिक जीवन में दूरियां आने से बचना होगा। अपने घर में मोर पंख जरूर लगाएं। 2026 में राहु का गोचर कुंभ राशि वालों को शुभ अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव देगा। सेहत को संभालें। गलत संगत, गलत काम करने की आदत छोड़ें। भूखे लोगों को भोजन कराएं। 2026 का गोचर मीन राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा। शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित करें। अपने माथे पर भी सफ़ेद चंदन का नित्य तिलक लगाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मंगल, शनि और राहु के बाद अब बात करते हैं केतु ग्रह की। क्या 2026 में केतु अपनी राशि बदलेंगे? साल 2026 में केतु मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों के जीवन पर अपना कैसा असर दिखाएंगे? आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सब ग्रह आगे बढ़ते हैं और केतु पीछे आ रहे हैं। तो एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, राहु और केतु ये हर समय पीछे चलते हैं। अगर ये कुंभ राशि में है तो मकर में आएंगे, मकर में है तो धनु में आएंगे, पीछे ही चलते हैं। ये कभी आगे होगे नहीं चलते हैं। और दूसरी एक बात ये भी जान लीजिए कि इन दोनों में हर समय करेक्ट 180 डिग्री का अंतर होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 180 डिग्री से एक कला कम या ज़्यादा पे दोनों का गोचर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए राहु केतु ग्रह तो हैं, लेकिन मैं इन्हें पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी मानता हूँ कि ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भी 180 डिग्री का ही अंतर है। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि कर्क राशि में 5 दिसंबर 2026 को केतु का प्रवेश हो जाएगा। केतु का जो गोचर 2026 में है सिंह राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं अपने मति बुद्धि के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ। 2026 में केतु का गोचर वृषभ राशि, मेष राशि के जातकों के लिए तो ठीक है, लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। परिवार से दूरियां हो सकती हैं, तनाव में रह सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करना चाहिए। 2026 में केतु का गोचर एक बार फिर से बता रहा हूँ कि वृषभ राशि के जातकों के लिए मध्यम है। भाई बहनों से संबंध कमजोर हो सकते हैं। औषधीय स्नान जरूर करें। 2026 में केतु का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अशुभ है। जीवन में कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। भगवान गणेश के अथर्व शीर्ष का प्रातः सायं पाठ करें। विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा ही जरूरी है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। 2026 में केतु का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। सेहत कमजोर रहेगी, इच्छाएं खत्म होने लगेंगी। किसी मंदिर में लाल रंग का तिकोना झंडा लगाएं। 2026 में केतु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, इसलिए कि आपके ही राशि में केतु की स्थिति है। खर्च, सेहत और काम से परेशानी संभव है। भगवान गणेश की नियमित पूजा आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में केतु का गोचर कन्या राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इनको केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। 2026 में केतु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए शुभ है। ओम कें केतवे नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। 2026 में केतु का गोचर तुला राशि वालों के लिए औसत है। परिवार में तकरार न हो, इसका ध्यान रखें।
पिता की सेहत संभालें। मंगलवार और शनिवार को पानी में दूर्वा डालकर स्नान करें। 2026 में केतु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा है, लेकिन अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। गुरुवार और मंगलवार को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। 2026 में केतु का गोचर धनु राशि वालों के लिए मध्यम है, सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। हर गुरुवार को अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। 2026 में केतु का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। हनुमान मंदिर में केले अर्पित करें। 2026 में केतु का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा। विरोधी रोग और चुनौतियां देंगे। जरूरतमंद लोगों को कंबल दान करें। 2026 में केतु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। काले सफ़ेद तिल मिलाकर दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक बबीता जबलपुर से जुड़ चुकी हैं। बबीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरी बेटी है सुवर्णा शुक्ला। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 2004 और सुबह 6:34 ग्वालियर। जी, पंडित जी, वो अभी बीटेक फाइनल ईयर में है, पर उसका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत डिप्रेशन में चली गई है। तो मैं थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए कि वो इसी फील्ड में आगे प्रयास करे, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब की भी इच्छा हो रही है। तो किसमें सफलता मिल पाएगी और कब तक मिल पाएगी? और दूसरा, उसका वैवाहिक का भी, मैरिड लाइफ का भी बता दें, मतलब लव मैरिज होगी कैसे, क्या रहेगी? अभी तो 21 साल की है, उसे तो प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए उदास क्यों हो रही है? उसको एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम गंग गणपतये नमः। इसी मंत्र को वो 25-25 माला सुबह शाम 7 दिन कर ले। 7 दिन के बाद अगर वो प्लेसमेंट चाहेगी तो प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट नहीं चाहेगी, आगे तैयारी करना चाहेगी तो तैयारी में सफल हो जाएगी। इसमें उदास होने की क्या बात है? केवल ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी का मंत्र है। गणेश जी का चित्र लगा के उनके सामने घी का दिया जला के 2 लड्डू रख करके और दूर्वा रख करके यही मंत्र 25-25 माला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा सुबह शाम 7 दिन केवल कर ले। बुधवार से शुरू करके मंगलवार तक केवल कर ले तो उसका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास भी अच्छा हो जाएगा। और देखो, ये एंजाइटी होना बच्चों में डिप्रेशन होना, ये माता पिता की कमी है। माता पिता उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे एंजाइटी के शिकार होते हैं। उसे समझाओ, करियर ही सब कुछ नहीं है, जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए कोई भी चुनौती आए, कितनी भी तेजी से गिरो, उससे ज़्यादा उत्साह से उठने की कोशिश करो। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी से आप जानेंगे कि 2026 में विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है, जो शुभ नहीं है। और 2026 में हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। क्या 13 महीने किस्मत संवारने या बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं? ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है और इसी तरह से एक 6 मास भी आता है। तो इस साल 2026 में 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक अधिक मास होगा। मतलब इसको सनातन धर्म की भाषा में पुरुषोत्तम मास कहते हैं, दूसरे भाषा में इसको अधिक मास कहते हैं। और जिन लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को सनातन धर्म की उच्चता का ज्ञान नहीं है, वो लोग इसको मल मास भी कहते हैं। ये बहुत गंदा शब्द है, मल मास। मल माने बहुत ही गंदा होता है। तो इसको पुरुषोत्तम मास और अधिक मास कहना श्रेष्ठ है। संवत 2083 में एक अधिक महीना हो रहा है, इससे कोई बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। और ये पूरा साल देश समाज के लिए थोड़ा उथल पुथल भरा जरूर रहेगा। तनाव, परेशानियां, अनचाहे भय, विश्व में उथल पुथल की स्थिति, ये सारी बातें संवत 2083 में आपको
देखने को मिलेगी। महार्घता भी देखी जाए तो महंगाई का भी चरम तांडव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2083 में महंगाई भी रहेगी। लेकिन अगर यहीं दूसरा पहलू देखा जाए तो भारत नए नए आधुनिक खोज और रिसर्च में बहुत कामयाबी हासिल करेगा। भारत की विश्व के अन्य देशों के बीच में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विश्व में अशांति और हलचल रहेगी, जिसका प्रभाव परोक्ष रूप से भारत पर भी पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ कालचक्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।